ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? सुन, इसको समझने के लिए एक हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद फिर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा। मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ। आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, और कुछ लोगों ने करके देखा भी होगा कि जब हम हाइड्रोजन के पास बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं तो वहां पे पॉप साउंड आता है। तो हाइड्रोजन के पास जब आप बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हो तो पॉप साउंड आता है। तो उसमें होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके वहां पे फॉर्मेशन होती है वाटर की। ठीक है, साथ में पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये जो है जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? व्हिच विल टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन का रिजल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे ध्यान दो तो रिएक्टेंट में दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी दो हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में आप देख लो दो ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर तो नहीं आया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को फॉलो करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था ना, जिसने लेवोजियर ने जो दिया था। तो लेवोजियर ने क्या बोला था, याद कीजिए। लेवोजियर का कहना क्या था कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे तो फॉलो नहीं हो रहा। तो इसको फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होता है? इक्वेशन को बैलेंस करना। तो हम यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2 लगाएंगे इधर। लेकिन इधर 2 लगाने से आप देखो तो हाइड्रोजन बढ़ के 4 हो गया ना 4। तो हाइड्रोजन बढ़ के 4 हुआ तो हमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन को बढ़ा के 4 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन को 4 कर दिया। अब ये इक्वेशन है बैलेंस्ड। रिएक्टेंट में भी 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में भी 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन है। हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे कई सारी चीजें समझ में आएगी। क्या चीजें समझ में आएगी? यहाँ पे 2H2 लिखा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ये इस तरह से 2 मॉलिक्यूल हो गए हाइड्रोजन के, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। अब तो आपको ये पता होगा कि ऑक्सीजन के बीच में हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लगाया? क्लियर है सबको? यस सर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करके यहाँ पे बना रहा है वाटर। वाटर की जब फॉर्मेशन हो रही है तो वाटर की फॉर्मेशन में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक मॉलिक्यूल ये रहा वाटर का, और ये रहा वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बारे में हमने ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन। आपके सामने बोर्ड पे जितनी इंफॉर्मेशन है, अगर हम इस सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ देखें, ध्यान से देखें, तो आप क्या देख रहे हो? ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इस जगह पे क्या देख रहे हो? हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हो क्या रहा है यहाँ पे? चीजें क्या क्या हो रही है? जरा आप इस चीजों को ध्यान से देखो, जरा क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। जो रिएक्टेंट में मतलब रिएक्शन से पहले जो बॉन्डिंग थी वो किसके किसके बीच में थी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। लेकिन जब नया प्रोडक्ट बना है तो वहां पे पुरानी बॉन्डिंग टूटी है और नई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन है ना। पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में था, अब बॉन्डिंग बनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, पुरानी बॉन्डिंग टूटी, नई बॉन्डिंग बनी। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, कहीं पे भी किसी जगह पे केमिकल रिएक्शन होगा तो सबसे पहली चीज जो होगी, पुरानी बॉन्डिंग टूटेगी और रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल होंगे, जिसके कारण एक नई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन।
लेकिन जब नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, ये जो नया प्रोडक्ट बना है, क्या इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी के जैसी है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन जो है दैट इज बर्निंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज हेल्पिंग इन कंबशन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ सब्सटेंस है, लेकिन क्या इसमें उसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है? नहीं है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन बर्न कर रहा है पॉप साउंड के साथ, क्या वाटर बर्न करेगा पॉप साउंड के साथ? तो इट विल नॉट बर्न विद पॉप साउंड, जबकि बना उसी से है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। देखो तो, ऑक्सीजन वाज हेल्पिंग इन कंबशन, विल वाटर हेल्प इन कंबशन? नो, इट विल नॉट हेल्प इन कंबशन, नॉट हेल्प इन कंबशन। कंबशन में भी हेल्प नहीं कर रहा। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से इंटायरली अलग अलग। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम प्रॉपर एक डेफिनेशन बनाएं, एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाए केमिकल रिएक्शन की, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी केमिकल रिएक्शन की? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट हैविंग कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी। समझ में आया? इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। सर आप थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, लिखना है। चलिए, तो डेफिनेशन मैंने इसका क्या बोला, मैं एक बार पहले बोल देता हूँ फिर डेफिनेशन लिखा। तो डेफिनेशन इसका हम कैसे बनाएंगे केमिकल रिएक्शन का? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज टेकिंग प्लेस। है ना, रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। पहले बॉन्डिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में थी, वो पुरानी बॉन्डिंग टूटी और नई बॉन्डिंग यहाँ पे बनी। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज टेकिंग प्लेस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट having completely new identity या new property। न्यू प्रॉपर्टी, अब देखो ये बना उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है, बट इसमें उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। आप देखो ना, ये गैस है, बट ये क्या है? लिक्विड है ना, लिक्विड है। इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट, अपना फ्रीजिंग पॉइंट, सब कुछ है इसका अपना, अपनी प्रॉपर्टी सब है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कहीं मैच नहीं होगी, लेकिन बना उसी से है। ठीक है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखिए, द प्रोसेस इन विच rearrangement of atoms of reactant take place to form a new product having completely new identity, the process in which rearrangement of atoms of reactant take place to form a new product having completely new identity। तो ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल बताओ जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल बताइए जो हमारे सर सोडियम क्लोराइड। अरे मतलब प्रोसेस होता रहता है, प्रोसेस होता रहता है, ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन बताओ। सर कुकिंग जैसे फोटोसिंथेसिस डे टू डे लाइफ में हम देखते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने, वाटर लिया और उससे क्या बना? फूड बना, ऑक्सीजन बना, वहां पे नए सब्सटेंस बन रहे हैं। इस तरह का कोई प्रोसेस बता जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता रहता है। कंपाउंड इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? या वहां पे एक कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? स्टार्च फॉर्म होता है, बॉडी में स्टार्च फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं? नहीं सर, बॉडी में क्यों स्टार्च फॉर्म होगा? जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। डाइजेशन ऑफ द फूड इज केमिकल।
स्टार्च प्लांट बनाएगा कि हम लोग बनाते हैं? स्टार्च हमारी बॉडी में नहीं बनता, प्लांट में। हमारी बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ द फूड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बना, तो डाइजेशन इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल और रिएक्शन। बताओ ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो डे टू डे लाइफ में होता है? सर कुकिंग। कुकिंग, यस, कुकिंग इज केमिकल रिएक्शन। वहां पे चूंकि नया सब्सटेंस बन रहा है, जहां पे भी नया सब्सटेंस बन रहा है दैट विल बी द केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग। एग्जैक्टली, रस्टिंग इज द केमिकल रिएक्शन। बर्निंग, किसी भी चीज की बर्निंग, कोई भी चीज जब बर्न करेगा तो दैट विल बी अ केमिकल रिएक्शन। और सोचो और क्या ऐसा हमारे डे टू डे सर बेकिंग। एग्जैक्टली, बेकिंग इज अ केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट सर, सर्किट लगाऊंगा तेरा ना खिसक गया है जगह से। अरे सर शॉर्ट सर, शॉर्ट सर सर्किट शॉर्ट सर्किट केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ? केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। हनुमान खा के चला क्या गोली में? अभी पढ़ा, अभी रेस्पिरेशन की पार्ट देखूंगा एक बार। चलो ओके, रस्टिंग हो गया। अच्छा एक बात बताओ, फर्मेंटेशन क्या ये केमिकल हाँ, यस सर। है ना? फर्मेंटेशन एक केमिकल रिएक्शन है। चलो लिखो सम कॉमन सर एग्जांपल। मैन्योर फॉर्मेशन। वो भी केमिकल रिएक्शन है। जहां पे भी नया सब्सटेंस बनेगा वो सब का सब केमिकल रिएक्शन। देखो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, रस्टिंग, फर्मेंटेशन, burning of any substance, respiration, और कुकिंग। कुकिंग, सर बेकिंग। बेकिंग। ठीक है, सफिशिएंट। तो ये सब कुछ हमारे डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शन है जो होते हैं। आपके स्कूल में सबसे पहला एक जो एक्टिविटी करवाया जाएगा वो एक्टिविटी होगा मैग्नीशियम रिबन की बर्न। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है, देखा आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को? किसी यस सर, किस यस तरह का, किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। सिल्वर कलर का होता है, बिल्कुल सही। अगर आपसे मैं कभी पूछूं ना किसी भी मेटल का कोई कलर, कोई भी मेटल का कलर सिल्वर होता है, सिर्फ दो मेटल को, गोल्ड और कॉपर। आपने जिस मेटल का नाम भी नहीं सुना है ना उस मेटल का कलर भी सिल्वर बोल देना आप, सिर्फ दो को छोड़कर। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, जिरकोनियम मेटल का कलर क्या है? सिल्वर। तो सिर्फ यही दो मेटल होते हैं जिसका कलर अलग, सिल्वर और गोल्ड और कॉपर, बस। दोनों का कलर तो आपको पता ही है। तो मैग्नीशियम मेटल जो है इसका कलर भी होता है सिल्वर। तो हेडिंग डाले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए मैग्नीशियम रिबन जो है कोई भी मेटल जो है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊं। जैसे आयरन में आपने रस्टिंग देखा है, आयरन को अगर हम ऐसे अनअटेंडेड छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग आ जाती है ना, जो रस्टिंग कहलाती है। रस्टिंग भी एक कोरोजन है। नॉर्मली मेटल की जो सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर, जैसे मान लो ये कोई मेटल है,
तो इसकी जो सबसे ऊपर की लेयर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और भी बहुत सारे गैसेस है, उस सब गैसेस के साथ कंबाइन करके इसके जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो रिएक्ट करके उसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग बन जाता है, जिसके कारण इसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो डल हो जाता है कलर। इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। अब कभी कभी ये कवरिंग जो इसके ऊपर बन रही है वो हमारे लिए बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन कई सारे जगह पे आयरन जैसे आयरन के केस में ये हमारे मेटल को काफी हार्म करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट जो है वो धीरे 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 उसकी कलर डिसकलर होती चली जाती है, होती है ना, चमक खराब हो जाती है उसमें, तो हमें फिर से उसको शाइनिंग करवाना पड़ता है। ऐसे ही आपने सिल्वर के आर्टिकल देखे होंगे आपके घरों में, जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स रखे हैं या सिल्वर की मूर्ति रखी होगी या सिल्वर के प्लेट्स वगैरह रखे होंगे या सिल्वर कोई मेडल हो घर में, तो देखोगे कि आप धीरे धीरे वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है। तो ये जो ब्लैकिश कलर है वो क्यों हुआ? ड्यू टू कोरोजन। और कोरोजन क्या है? कोरोजन होता है मेटल के सबसे ऊपर वाले सरफेस की रिएक्शन किसके साथ? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ। उसके कारण उसकी सबसे ऊपर की लेयर डल कलर की होने लगती है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोरोजन। तो मैग्नीशियम भी तो मेटल है ना, तो मैग्नीशियम भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ रिएक्ट करेगा, और ये मैग्नीशियम की रिबन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ रिएक्ट करेगी, इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, और ये कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग है ये होती है MgOH होल ट्वाइस डॉट MgCO3। वाटर के साथ रिएक्ट करके MgOH होल ट्वाइस बना, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाया? MgCO3 बना लिया। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। और इसकी ये जो लेयर होती है ये यहाँ पे बन गई इसके ऊपर हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर, हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ MgOH होल ट्वाइस इनटू MgCO3। इनटू MgCO3 मैंने यहाँ पे लिखा है, इनटू, ये डॉट है। इस डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस है लेकिन एक ही जगह पे प्रेजेंट हो। जहां कहीं पे भी इनटू लगाओगे ना, ये डॉट किसी भी जगह पे आप अगर ये डॉट लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि वहां पे दो अलग अलग सब्सटेंस है लेकिन दोनों एक साथ प्रेजेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। सब्सटेंस इस सब्सटेंस की इसके साथ रिएक्शन नहीं होती, लेकिन ये दोनों ही एक साथ में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम बीच में डॉट लगा, लेकिन प्रेजेंट दोनों एक साथ में। तो इसको हमने बोला बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों बोला गया? क्योंकि MgOH होल ट्वाइस जो है इसका नेचर बेसिक, इसलिए इसको बेसिक बोला, और ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब एक बात और सुन, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली पॉइंट है, जो याद रखिएगा, नहीं तो फिर स्कूल में मार्क्स कट जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए क्या है। ये जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसको आपके स्कूल में, कई सारे स्कूल में, मैं ये नहीं बोलूंगा हर स्कूल में, कई सारे स्कूल में बोला जाता है MgO। इसको MgO बोला जाता है, कई स्कूल में बोला जाता है। तो अगर MgO आपके स्कूल में बोल रहे हैं कि टीचर, तो ऐसा नहीं कि टीचर से आप लड़ाई करने लगे, नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, हमारा पर्पज क्या है? इसको गर्म करना। जब आप इसको गर्म करोगे ना, इसको गर्म करोगे तो देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है MgOH होल ट्वाइस, इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा गर्म करने में, और जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या? MgO। और दूसरा सब्सटेंस क्या है? MgCO3। इसको गर्म करने पे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, बचता क्या है? Mg। ठीक है, एक्चुअल सब्सटेंस इज दिस वन, लेकिन जब आप उसको गर्म कर रहे होते हो ना, तो गर्म करने पे वहां पे बचता क्या है? Mg। तो अगर आपके टीचर ये बता रहे हैं कि दैट हार्ड सब्सटेंस इज MgO, तो मान लेना, ठीक है, लड़ना नहीं। सर बोर्ड में रहता है। बोर्ड में ये लिखो चाहिए लिखो, बोर्ड में तो दोनों चलेगा, बोर्ड में दोनों चलेगा, बट स्कूल में आप देख लेना, कई स्कूल में ये भी बताया जाता है, कुछ स्कूल में ये बताया जाता है, जहां जो बताया जाए आप स्कूल में उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। सर तेज भागने वाला ग्राम क्या होता है?
सुनो, तो यहाँ पे मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट किया? एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ, और गैसेस के साथ रिएक्ट करके CO2 और वाटर की फॉर्मेशन किया। CO2 और वाटर, सॉरी, CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन किया? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। लेकिन आप इसकी नेचर देखो, नेचर क्या है? हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर। तो हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण इट विल प्रिवेंट मैग्नीशियम रिबन फ्रॉम बर्निंग। बचाएगा ना? समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जो लेयर है, इस लेयर की नेचर देखिए क्या है, हार्ड एंड प्रोटेक्टिव। तो ये मैग्नीशियम रिबन को तो बर्न होने नहीं देगा। आपका पर्पस क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो करना क्या होगा? इस लेयर को हटाना पड़ेगा। तो स्कूल में जो भी मैग्नीशियम के रिबन है, ऐसा तो नहीं होगा फ्रेशली आया और तुरंत 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पुराना होगा या साल भर पुराना होगा। तो निश्चित है कि उसके ऊपर ये लेयर होगी ही हो। तो इस लेयर को जब तक नहीं हटाओगे तब तक मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न नहीं कर सकते। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रैच करना पड़ेगा। कैसे स्क्रैच करोगे? शार्प एज से स्क्रैच करोगे। शार्प एज से स्क्रैच करो, या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है, स्कूल में होता है सैंड पेपर। सैंड पेपर से आप उसको रब कर, तो उसके ऊपर की लेयर हट जाए। सर पर इस लेयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो हाँ, तो कंबशन। आपको रिबन मैग्नीशियम को बर्न करना है ना, ओह ओके सर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन करना है। तो दिस टू रिमूव दिस हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर, we rub magnesium ribbon with sandpaper. तो अब जब हम इसको बर्न करेंगे, while burning of magnesium ribbon, magnesium will react with oxygen. ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और यहाँ पे बहुत ही तेज ब्राइट व्हाइट डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगा। मैग्नीशियम निबल के बर्निंग से बहुत तेज ब्राइट व्हाइट डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगा। ये जो व्हाइट कलर का पाउडर प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, इसकी अगर हम नेचर की बात करें कि इसका नेचर क्या है, नेचर बोले तो कि एसिडिक है, बेसिक है, कि न्यूट्रल है, ये पता करना है इसका नेचर। इसका नेचर क्या है? लिटमस पेपर टेस्ट तो तभी करेंगे ना जब वहां पे वाटर प्रेजेंट हो, गीला हो सब्सटेंस, नहीं तो लिटमस पेपर टेस्ट भी नहीं होगा। ड्राई पाउडर पे सर फेनोफ्थलीन। हाँ बोलो। फेनोफ्थलीन। उतना मेहनत क्यों करना? सीधा सीधा इसको थोड़ा सा पानी में डिजॉल्व कर दो। सर ये बेसिक होगा ना? FeOH गोल्ड वाइज बन गया, तो बेसिक बेसिक। इट विल टर्न बेस है, तो कौन से लेटर्स को किस में कन्वर्ट करता है? रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू। रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो ये बेसिक नेचर का हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसका जो नेचर है दैट इज बेसिक। दिस कंफर्म्स बेसिक नेचर। बेसिक नेचर कंफर्म करने के लिए वहां पे रेड लिटमस पेपर तो लेके जाइएगा। रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ, अगर ये कन्वर्जन हो रही है तो इसका मतलब ये बेसिक। अगर ये कन्वर्जन नहीं हो रही, अगर मान लीजिए कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो एसिडिक। तब वो एसिडिक हो जाएगा। किसी भी मेटल का ऑक्साइड, किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल की कार्बोनेट, मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट, एकदम दिमाग में एक कंसेप्ट बना के रखो कि इस सब का नेचर जो है मैक्सिमम केसेस में बेसिक।
दिमाग में ये चीज बना करके रखो, मोस्ट ऑफ द केसेस मेटल की ऑक्साइड, मेटल की हाइड्रोक्साइड, मेटल की कार्बोनेट और मेटल की बाइकार्बोनेट, याद रखना। अगर जैसे मान लो आपसे पूछा कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर क्या होगा, बेसिक। बेसिक आपसे पूछा बेकिंग सोडा NaHCO3 नेचर क्या होगा, बेसिक एसिडिटी हो रही है तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी मिलाया खा लिया, एसिडिटी कम करने के लिए, है ना, क्योंकि अब तो आपको पता है किसका नेचर बेसिक हो, है ना। बेकिंग सोडा हमारे घरों में हमेशा होता है, किसी को बहुत भयानक एसिडिटी हो रही है, घर में कोई दवा नहीं है, इनो लाने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, तब तक हम बेकिंग सोडा पानी डिजॉल्व करके तुरंत दे, बेकिंग पाउडर नहीं, फिर अलग हो जाएगा, बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट, सिर्फ बेकिंग पाउडर एसिडिक होता है। बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट, बेकिंग पाउडर इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है, बेकिंग पाउडर इज न्यूट्रल इन नेचर, बेकिंग सोडा की बात कर, देखो बेकिंग सोडा इज NaHCO3, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर की बात करते हो तो बेकिंग पाउडर इज ऑलरेडी मिक्स्ड विद एसिड। बेकिंग पाउडर मतलब क्या, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, उसके मिक्सचर को हम लोग बेकिंग पाउडर। वो तो सिट्रस फ्रूट्स में होता है। टार्टरिक एसिड होता है टैमरिंड में, टैमरिंड मतलब इमली, इमली जो है ना, इमली का पाउडर मिलाया जाता है उसमें। बेकिंग सोडा में जब इमली का पाउडर मिलाया जाएगा then it will, that mixture is actually baking powder. सर पर जैसे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो तो एसिडिक होती ड्रिंक्स है। में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हाँ हाँ, क्या पूछना चाहते हो? तो वो एसिडिक होती है कि बेसिक? कार्बन डाइऑक्साइड जो है that forms कार्बोनिक एसिड। अच्छा तो कार्बोनिक एसिड तो वो एसिडिक होगा नेचर में। CO3 CaOH, ये OH नहीं होता, CaOH बोल्ट ट्वाइस, तो that is selected lime, क्विक लाइम इज CaO। चलो आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर यस सर। तो अब हम लोग स्टार्ट करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रखो। इसको लास्ट ओवर होगी तब ना। अच्छा ठीक है, 12:30 की बात है, अब characteristics of chemical reaction, इसका मतलब क्या, मतलब ये होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पे हो रहा है तो देख के पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ। सर हर केमिकल रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन तो अलग होती है। सबसे पहले न्यू सब्सटेंशियल फॉर्म, पहला पॉइंट, और बताओ। सर चेंज इन टेम्परेचर एवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर में चेंज होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एग्जैक्टली क्या हो सकती है, मतलब वहां पे या तो एनर्जी रिलीज हो सकती है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। ऐसा मत समझना सिर्फ कि एनर्जी सिर्फ रिलीज हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना उसमें, लाइट एनर्जी, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। और बताओ और क्या हो सकती है? चेंज इन कलर, चेंज ऑफ कलर हो सकता है, एग्जैक्टली, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, टेम्परेचर टेम्परेचर, एग्जैक्टली टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये सब चीजें जहां पे होगी हम वहां पे बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन, या फिर आप इसको फाइंडिंग बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, ऑब्जर्वेशन बोल लो। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज change in color,
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन स्टेट, formation of precipitate, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 5 हमारे सिलेबस में है, तो और भी इसके न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन तो होगी ही, वो तो होगी ही होगी वो, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। जब कोई नया सब्सटेंस बनेगा तो हम देख के नहीं बता सकते ना कि नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना। तो इसीलिए हम वहां पे जो चीज हमें देख के पता चलेगा, ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, ये चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन होगी जिसको हम लोग देख के बता सकते हैं। सर एवोल्यूशन ऑफ स्मेल, हाँ, स्मेल भी होता है बट वो सिलेबस में है नहीं, तो जो सिलेबस में है वो चीजें हमने इंक्लूड करी है यहाँ पे। कैन बी आइडेंटिफाइड विजुअली, जो हम लोग विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, और वी कैन फील इट। चेंज ऑफ स्मेल भी होता है कई बार, एक दो बार इससे भी क्वेश्चन आया है, चलो इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आज हम सिर्फ इसमें एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, बाकी टॉपिक्स जो है हम लोग इसका अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इतना लिख लिया आप लोगों ने ना? Yes, sir. सबने रब कर दो? यस सर, यस। आपके एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक दे रखा है, ये है पेज नंबर 45 पे होना चाहिए, आई थिंक। यस सर, पेज नंबर 45 पे आपको इस जगह पे देखो, ये एक सीरीज दे रखी है, इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज 8th में पढ़ रखा है। रिएक्टिविटी सीरीज याद है? बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो, और अगर नहीं याद है तो इसको अगली क्लास में याद कर लीजिए। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 45 पे दे रखा है। अगर आप नहीं याद करोगे तो फिर आगे के टॉपिक्स में प्रॉब्लम होगी। ये हर चैप्टर में आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज हर एक चैप्टर में आएगा, इसके बिना केमिकल रिएक्शन करना मुश्किल है। केदारनाथ और माली। हाँ, केदारनाथ के माली से याद है तो चाहे जैसे याद मर्जी आप। हाँ बोलो, केदारनाथ के माली। केदारनाथ के माली आलू जरा फीके पकाता है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब आपको इसको जैसे याद रखना है वैसे याद, गोल्ड रखता है। जैसे याद रखना हो वैसे याद। आप इसमें किसी का नाम रखो, चाहे अपना नाम रखो, चाहे कोई गाना रखो, मर्जी आपकी है। लेकिन सर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? यही इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर का जो एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे का एलिमेंट है दैट इज लीस्ट। क्या है? सबसे नीचे का एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बच्चों कि ऊपर आने वाला एलिमेंट अपने से नीचे आने वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। ऊपर आने वाला एलिमेंट अपने से नीचे आने वाले एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर।
जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, पोटेशियम अपने से नीचे आने वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। जैसे आप एक एग्जांपल से समझो, इसी में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस भी पढ़े। मान लीजिए एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने डाल दिए जिंक के ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे हमने डाल दिए जिंक के ग्रैन्यूल्स और जिंक के ग्रैन्यूल्स में हमने यहाँ पे डाल दिया डाइल्यूट HCl। ठीक है, इसमें डाइल्यूट HCl। तो अब ये जिंक के जो ग्रैन्यूल्स हैं ये डाइल्यूट HCl के साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा। जिंक के ग्रैन्यूल्स HCl के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, जिंक के ग्रैन्यूल्स HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो तो जरा यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को देखो जरा ध्यान से, क्या जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है? यस सर। देखो जिंक हाइड्रोजन यहाँ पे, क्या जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? यस सर। बिल्कुल कर सकता है, डिस्प्लेस करेगा एंड अपने से नीचे आने वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, सर डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस मतलब हटा सकते हैं। यहाँ पे HCl है, ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को वहां से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक उसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब ZnCl बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस होकर के हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से सुन लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बताता हूँ, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, पर्पज क्या है? इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब या पर्पज ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता चलता है कि ऊपर आने वाला कोई भी एलिमेंट अपने से नीचे आने वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, क्यों डिस्प्लेस कर सकता है? क्योंकि ऊपर आने वाला एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव, इसलिए मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस अ लोअर रिएक्टिव। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्यूशन, और जिंक जब डिस्प्लेस करेगा तो वहां पे जिंक खुद उसी जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी ZnCl2 और साथ में किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस इस जिंक के ग्रैन्यूल्स से बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो जब बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा होगा तो क्या ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया? यस सर। अगर आपको ये पता करना है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रहा है तो कैसे पता होगा? बर्निंग मैच स्टिक ला सकते हैं। आप वहां पे एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओ, तो बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओगे तो हाइड्रोजन विल बर्न विद पॉप साउंड। H2 gas will burn with pop sound when burning matchstick is taken near to it. यहाँ पे HCl के आगे 2 लगा देना तो रिएक्शन बैलेंस। ये हो गया बर्निंग मैच। क्लियर है बच्चों? यस सर। देखो एक चीज तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो ही रही है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे होगी, जब आप इस बीकर को टच करोगे ना तो बीकर जो है आपको गर्म फील होगा। बीकर बिकम्स हॉट या गर्म, हॉट लिखिए। यहाँ पे देखो तो दो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस तो है, और राइजिंग चेंज इन स्टेट टेंपरेचर हो रहा है ना, दो कैरेक्टरिस्टिक आए ना यहाँ पे। यस एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, दूसरा राइजिंग टेम्परेचर। तो दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। जिंक की ग्रैन्यूल्स में
जिंक की जो ग्रैन्यूल्स है, इसमें क्या फायदा क्या है? फायदा क्या है? टाइम कम, ये Time डिसॉल्व जल्दी होता है। रीजन क्या है? स्मॉलर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स है, तो सरफेस स्मॉलर पार्टिकल्स में हमेशा सरफेस एरिया बहुत, और जब सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम फास्टर। समझ में आया? तो जिंक ग्रैन्यूल्स होने से यहाँ पे सरफेस एरिया इज मोर, rate of reaction will become faster।